So we have covered most of the topics, important topics from the part above it. तो हमारा 80% ऑफ द पार्ट ऑर्डर 21 के पहले से आता है, जो भी इसके पहले जो 1 to 20 ऑर्डर्स हैं और जो भी सेक्शंस हैं उसमें से आता है। ऑर्डर 21 से लेके जो भी बाकी बचे हुए ऑर्डर्स हैं ऑर्डर 51 तक हम लोग ओनली इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस, ओनली इम्पॉर्टेंट रूल्स ही पढ़ेंगे। उसके अलावा वील स्किप ऑल द अदर नॉन इम्पॉर्टेंट वंस। So order 21 deals with execution of decrees and orders payment under the decree. So rule 1 is important, modes of paying money under this decree. All money payable under a decree shall be paid as। अब मनी से रिलेटेड जो भी मैटर हैं वो कैसे डिस्पोज ऑफ हो सकते हैं? बाय डिपॉजिटिंग मनी इन द कोर्ट। जो कोर्ट एग्जीक्यूट करा रहा है ना, वहाँ पर मनी आप डिपॉजिट कर दो, फिर कोर्ट देता रहेगा जिसको देना है उसको, या फिर कोर्ट को कोई पोस्टल सर्विसेज से भेज दो, या फिर आउट ऑफ द कोर्ट करना है तो डिक्री होल्डर को दे दो बाय द पोस्टल मनी और थ्रू बैंक। देन कोर्ट विच मेड डिक्री डायरेक्ट्स, जैसे भी कोर्ट डायरेक्ट करेगा वैसे पेमेंट करना पड़ेगा। जब भी पेमेंट कर रहा है जजमेंट डेटर डिक्री होल्डर को, तो उसे नोटिस देना पड़ेगा डिक्री होल्डर को कि मैंने तुम्हें ये पेमेंट कर दी है थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट या थ्रू द कोर्ट। देन मनी इज़ पेड बाय द पोस्टल ऑर्डर और थ्रू अ बैंक। उसमें क्या क्या कंटेन होना चाहिए? नंबर ऑफ द ओरिजिनल सूट, नेम ऑफ द पार्टीज, हाउ द मनी इज़ रेमिटेड टू बी एडजस्टेड, कि क्या मनी कॉस्ट में जाएगा, प्रिंसिपल कॉस्ट में, कौन सा मनी इंटरेस्ट के लिए दे रहे हैं, वो पूरा लिखा होना चाहिए। नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन केस ऑफ द कोर्ट एंड नेम एंड एड्रेस ऑफ द पेयर। अब जो वो इंटरेस्ट उसने पे किया है ना, इट शैल सीज टू हैव एग्जिस्ट, वो इंटरेस्ट उसे नोटिस भेजने के बाद पे नहीं करना पड़ेगा। तो जो क्लॉज ए एंड सी में हमने पढ़ा था सब रूल 1 में कि कोर्ट के थ्रू अगर पेमेंट जा रहा है डिफेंडेंट को, डिक्री होल्डर को, तो इंटरेस्ट इंटरेस्ट पे करना बंद होगा। डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस से उसका इंटरेस्ट पे होना बंद हो जाएगा। और अगर डायरेक्टली डिक्री होल्डर को वो दे रहा है पेमेंट, तो फिर जिस डे पे वो पूरा पेमेंट कर देगा तब से उसका इंटरेस्ट लगना बंद हो जाएगा। अगर डिक्री होल्डर पेमेंट करने में पेमेंट रिसीव करने में नाटक कर रहा है, तो क्या होगा? जब उसको पेमेंट करने वाली डेट है ना, उस डेट से आपका इंटरेस्ट लगना बंद हो जाएगा। देन पेमेंट आउट ऑफ द कोर्ट टू डिक्री होल्डर। अगर पेमेंट सेटल हो गया है आउट ऑफ द कोर्ट टू द डिक्री होल्डर, या तो आधा या पूरा, तो उसका सर्टिफिकेट वो जो एग्जीक्यूट कर रही है उस कोर्ट को बना के देगा डिक्री होल्डर, कितना पेमेंट मुझे मिल चुका है ऑलरेडी। और जजमेंट डेटर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी कोर्ट में इन्फॉर्म करे कि उसने इतना पेमेंट कर दिया है। तो कोर्ट एक डिक्री होल्डर को एक नोटिस भेजेगा कि उसने ऐसा इन्फॉर्म नहीं किया, ये चीज़ मुझे क्यों रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए कि इतना पेमेंट तुम्हें आउट ऑफ द कोर्ट हो चुका है। अगर डिक्री होल्डर कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है कि ये मेरा किसी और चीज़ का पेमेंट था, वो इसने दिया है मुझे, तो फिर कोर्ट को अगर लगेगा कि हाँ ठीक है, ये मुझे रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, जो डिक्री है उसमें से ये सब माइनस नहीं करना चाहिए जो ऑलरेडी डिक्री होल्डर को मिल चुका है। जैसे 5 लाख देने की डिक्री थी, कोर्ट ने पास करी थी, और डिक्री होल्डर को 2 लाख रुपए जजमेंट डेटर ऑलरेडी दे चुका है बाहर आउट ऑफ द कोर्ट। फिर जजमेंट जो डिक्री होल्डर है उसने बोला कि ये मेरे किसी और चीज़ के 2 लाख थे, तो रीजंस टू बी रिकॉर्डेड, कोर्ट उसे एडजस्टमेंट करेगी या नहीं करेगी वो कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है। तो तभी ये चीज़ें रिकॉर्ड होंगी जब पेमेंट करी जाएगी इन द मैनर प्रोवाइडेड इन रूल 1, और पेमेंट हो चुकी है इसका एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा
तभी कोर्ट वो रीजंस रिकॉर्ड कर पाएगी. पेमेंट एडजस्टमेंट इज एडमिटेड बाय द डिक्री होल्डर इन हिज रिप्लाई टू द नोटिस. तभी कोर्ट एक्सेप्ट करेगा कि पेमेंट हो चुकी है. इसके अलावा कोई भी पेमेंट कोर्ट की नज़र में वैलिड नहीं मानी जाएगी. नाउ रूल 6 प्रोसीजर वेयर कोर्ट डिज़ायर्स दैट इट्स ओन डिक्री शैल बी एग्जीक्यूटेड बाय अनदर कोर्ट. तो क्या क्या भेजना पड़ेगा कोर्ट को, सामने वाले कोर्ट को क्या क्या चीज़ें ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी अगर वो एग्जीक्यूशन के लिए किसी और कोर्ट को भेज रहा है. तो कॉपी ऑफ डिक्री भेजना पड़ेगा, सर्टिफिकेट सेटिंग फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ डिक्री. अगर कोई भी डिक्री का हाफ पेमेंट हो चुका है या हाफ सेटिस्फाइड हो चुकी है, इतनी बची है, तो उसका सर्टिफिकेट भी कोर्ट को भेजना पड़ेगा, ट्रांसफ़र करना पड़ेगा. एंड कॉपी ऑफ एनी ऑर्डर फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री. कोई भी एग्जीक्यूशन का कोई भी ऑर्डर पास किया अगर कोर्ट ने, उसका भी कॉपी भेजना पड़ेगा सामने वाले कोर्ट को. नाउ सेक्शन 10 एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन. तो अगर डिक्री होल्डर चाहता है कि डिक्री एग्जीक्यूट हो तो वो अप्लाई करेगा टू द कोर्ट विच पास डिक्री, या जहाँ पर डिक्री ट्रांसफ़र हो गई है वहाँ पर. तो वो जो ट्रांसफरी कोर्ट है वहाँ पर भी अप्लाई कर सकता है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री. देन ओरल एप्लीकेशन क्या होता है, वेयर अ डिक्री इज़ फॉर द पेमेंट ऑफ मनी. तो ये मनी रिलेटेड मैटर से ही होता है. तो अगर मनी रिलेटेड मैटर है और डिक्री होल्डर ने कोर्ट के पास जाके ओरली ये बोल दिया है कि आप जो है डिक्री को पास कराइए और एग्जीक्यूट कराइए, तो कोर्ट क्या कर सकता है, डिक्री इमीडिएट एग्जीक्यूशन के लिए भेज सकता है और अरेस्ट करवा सकता है जजमेंट डेटर को, अगर वो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंडर है तो विदाउट द प्रिपरेशन ऑफ वारंट, मतलब वारंट के बिना. तो ये सिर्फ ओरल एप्लीकेशन मनी रिलेटेड सूट में होता है, बाकी सब में रिटन एप्लीकेशन होती है. सो एवरी एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री शैल बी इन राइटिंग, साइंड एंड वेरीफाइड बाय द एप्लीकेंट. और उस एप्लीकेशन में क्या क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ सूट, नेम ऑफ पार्टीज, डेट ऑफ डिक्री, अगर कोई अपील हो सकती है उस डिक्री में तो वो, वेदर एनी और व्हाट पेमेंट और अदर एडजस्टमेंट ऑफ मैटर हैज़ बीन ऑलरेडी मेड, अगर कोई एडजस्टमेंट हो चुका है, पेमेंट का आधा अमाउंट पे हो चुका है, अगर कोई प्रीवियसली एप्लीकेशंस दी हैं वो, और अमाउंट विद इंटरेस्ट कि कितना अमाउंट उसे मिलना चाहिए, या अदर रिलीफ जो भी ग्रांट करी गई हैं, अमाउंट ऑफ कॉस्ट जो अवॉर्ड करी गई है. देन नेम ऑफ पर्सन अगेंस्ट whom एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री इज सॉट, कि उसका क्या नाम है, डिफेंडेंट होल्डर, जजमेंट डेटर. देन मोड इन विच द असिस्टेंस ऑफ कोर्ट इज रिक्वायर्ड बाय डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी. देन अटैचमेंट, अगर कोई प्रॉपर्टी का अटैचमेंट हुआ है तो, अरेस्ट डिटेंशन हुआ है तो वो सब मेंशन करना पड़ेगा. अपॉइंटमेंट, अगर रिसीवर अपॉइंट हुआ है तो वो सब मेंशन करना पड़ेगा एप्लीकेशन में. और उसे सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डिक्री भी अटैच करनी पड़ेगी अपनी एप्लीकेशन के साथ. तो 18 का बहुत ही शॉर्ट में समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. अगर ए है, ए को डिक्री पास हुई, कोर्ट ने डिक्री पास करी ए के लिए कि ए बी के अगेंस्ट 1,000 रुपये लेगा, मतलब बी को ए को 1,000 रुपये देने पड़ेंगे. और बी के अगेंस्ट भी डिक्री पास हुई कि बी के लिए भी डिक्री पास हुई कि ए को भी बी को 1,000 रुपये देने पड़ेंगे. तो दोनों को एक दूसरे को 1,000 रुपये देने पड़ते हैं, तो वो होता है क्रॉस डिक्रीज. तो फिर क्या होता है, वो चीज़ अगर इक्वल सम है तो सेटिस्फैक्शन हो जाएगा उसका, किसी को कुछ अमाउंट नहीं देना पड़ेगा, ना ए को बी को देना पड़ेगा, ना बी को ए को देना पड़ेगा. बट अगर अनइक्वल अमाउंट है, बी को ए को 1,500 रुपये देने हैं और ए को बी को 1,000 रुपये देने हैं, तो इसका जो डिफरेंस है ना इनका, जिसको लार्जर अमाउंट पे करना है, बी को
ज़्यादा 500 रुपये एक्स्ट्रा पे करने हैं तो 500 रुपये पे कर देगा, ऐसे तो सेटिस्फैक्शन होगा। अब ये रूल तभी अप्लाई होगा जब डेफिनेट अमाउंट है, तो अमाउंट डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितना है, 1000 है, 1500 है, और सेम पार्टीज़ के बीच में है ये दोनों, क्रॉस डिक्रीज पार्टीज़ डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, और पार्टीज़ सेम कैरेक्टर में एक दूसरे को ओ करती हैं। कैरेक्टर मतलब या तो अगर टेनेंट का और लैंडलॉर्ड का कैरेक्टर है, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का कैरेक्टर है, तो सेम कैरेक्टर होना चाहिए उनका। देन मूविंग फॉरवर्ड, अब 24 पे आ जाते हैं सीधा। प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूशन। अब कोर्ट जो है वो प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन इशू करेगा, और दैट प्रोसेस शैल बियर द डेट ऑफ द डे, डेट लिखी होनी चाहिए, एंड इट शैल बी साइंड बाय द जज। कि एग्जीक्यूशन कैसे होगा डिक्री का, तो वो सब लिखेगा वो। सील होना चाहिए उस पर, कोर्ट का सील। उस पर डेट्स कौन सी मेंशन होनी चाहिए, डेट ऑफ एग्जीक्यूशन एंड डेट ऑफ रिटर्न। तो अगर रिटर्न की डेट नहीं भी लिखी हुई है तो वो वॉइड नहीं होगा। देन सीधे 30 पे आ जाएंगे, तो 30 to 40 हम लोगों का इम्पॉर्टेंट है। तो एवरी डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, पेमेंट ऑफ मनी कैसे एग्जीक्यूट हो सकती है, डिटेंशन इन सिविल प्रिजन अगर वो पे नहीं कर रहा है तो, या फिर अटैचमेंट एंड सेल ऑफ हिज प्रॉपर्टी, या फिर बोथ। रूल 31 कि डिक्री फॉर स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। तो मूवेबल प्रॉपर्टी का डिक्री एग्जीक्यूट कराने के लिए क्या क्या कर सकता है कोर्ट? सीजर कर सकता है, उसको जब्त कर सकता है प्रॉपर्टी को, या उस पर्सन को डिलीवर करा सकता है जिसके जो डिक्री होल्डर है उसको डिलीवर करा सकता है वो प्रॉपर्टी। या फिर अगर कोई भी रुकावट डाल रहा है जजमेंट डेटर तो उसे सिविल प्रिजन में डाल सकता है, या फिर उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर सकता है, या इन दोनों में से दोनों भी कर सकते हैं कोर्ट। अब क्या बोल रहा है सब रूल 2 कि जैसे अटैचमेंट हो गया उस प्रॉपर्टी का और 3 महीने हो गए अटैचमेंट के लिए, अब क्या होगा, 3 महीने हो गए ना, तो जो डिक्री होल्डर है ना, अब जजमेंट डेटर ने तो बात नहीं मानी, जो कोर्ट ने उसके लिए डिक्री पास करी थी वो नहीं मानी, उसने ओबे नहीं किया उसको, तो डिक्री होल्डर क्या कर सकता है, कोर्ट में अप्लाई कर सकता है कि कोर्ट कि जैसा आप तो ना प्रॉपर्टी बेच दीजिए और उसका प्रोसीड जो मेरा बनता है ना, मेरा अवार्ड, वो मुझे दिलवा दीजिए। तो कोर्ट क्या करेगा, प्रोसीड कर देगा, उसको सेल कर देगा उस मूवेबल प्रॉपर्टी को, और प्रोसीड्स किसको अवार्ड कर देगा, डिक्री होल्डर को दे देगा, और बाकी का जो बचा कुचा बैलेंस है वो जजमेंट डेटर के पास चला जाएगा। Where the judgment debtor has obeyed the decree, paid all the cost of executing the same, तो क्या होगा, अगर जजमेंट डेटर ने सारी बात मान ली कोर्ट की और उसने सारा कॉस्ट वगैरह सब पे कर दिया, डिक्री जो भी आई है पास हुई है वो भी ओबे कर दिया, अगर कुछ कॉम्पनसेशन देने की बात है तो वो पे कर दिया, कुछ भी पे करने की बात है तो उसने वो सब कुछ पे वे करके सब ख़त्म कर दिया और ओबे कर ली डिक्री को, तो क्या होगा, 3 महीने हो गए हैं, या फिर या तो देखो ओबे कर लिया जजमेंट डेटर ने, या फिर 3 महीने हो गए हैं और डिक्री होल्डर ने अभी तक एप्लीकेशन नहीं सबमिट करी कि आप सेल कराइए प्रॉपर्टी को, तो क्या करेगा, दोनों ही केसेस में कोर्ट अटैचमेंट को सीज कर देगा, मतलब वो प्रॉपर्टी जो अटैच करी है उसको रिलीज़ हो जाएगी वो प्रॉपर्टी। अब 32 बोलता है डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। देखो ये सारी चीज़ों में सेम ही चीज़ें अप्लाई होती है, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी और सिविल प्रिजन में डाल सकते हैं, तो सेम ही पॉइंट्स है। अगर डिक्री नहीं ओबे करी, कोई भी डिक्री पास करी है तो मनी रिलेटेड मैटर्स हो गए, कॉन्जुगल राइट्स हो गया, इसमें सिविल प्रिजन में डाल सकते हैं और प्रॉपर्टी सीज कर सकते हैं। तो वेर अ पार्टी अगेंस्ट होम अ डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए है डिक्री पास हुई है, या रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए डिक्री पास हुई है, या फिर कोई भी इंजंक्शन उसके लिए कोई भी डिक्री पास हुई है,
और जजमेंट डेटर ने जो कोर्ट की डिक्री, जिससे कोर्ट ने डिक्री पास करी है, उस डिक्री को ओबे नहीं कर रहा है वो, तो क्या कर सकते हैं? सिविल प्रिजन में डिटेन कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं, और बोथ। और अगर ये डिक्री स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए या इंजंक्शन के लिए पास हुई है कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट, किसी कंपनी के अगेंस्ट, तो क्या उसका हो सकता है? उस कंपनी की प्रॉपर्टी का अटैचमेंट हो सकता है, और जो भी डायरेक्टर्स हैं विद द परमिशन ऑफ कोर्ट उन्हें सिविल प्रिजन में डाल सकते हैं। अब देखो, हमने ऊपर पढ़ा था 31 में कि 6 महीने के लिए, ऊपर हमने 3 महीने का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अगर 3 महीने तक है, तो 3 महीने तक अगर ऑलरेडी प्रॉपर्टी अटैच्ड है तो क्या कर सकते हैं? कोर्ट क्या कर सकता है? रिलीज़ करेगा कि सेल करेगा, वो हमने पढ़ा था। और नीचे वाले केस में, मतलब कॉन्जुगल राइट्स, इंजंक्शंस और रेस्टिट्यूशन के केस में, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स और इंजंक्शन के केस में क्या हो सकता है? 6 महीने तक प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं, और अगर 6 महीने तक जजमेंट डेटर ने बात नहीं मानी तो डिक्री होल्डर सेम चीज़ है, अप्लाई करेगा कोर्ट में टू सेल ऑफ द प्रॉपर्टी, और जो भी कॉम्पनसेशन है वो डिक्री होल्डर को मिल जाएगा और बाकी बचा कुचा जजमेंट डेटर को मिल जाएगा। अगर जजमेंट डेटर ने बात मान ली या फिर 6 महीने हो गए हैं और डिक्री होल्डर ने कोर्ट में अप्लाई नहीं किया है टू सेल ऑफ द प्रॉपर्टी, तो फिर क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टी रिलीज़ कर दी जाएगी। और अगर जजमेंट डेटर बात नहीं मान रहा है तो कोर्ट किसी और को अपॉइंट कर सकता है टू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और एट द कॉस्ट ऑफ जजमेंट डेटर अपॉइंट कर सकता है किसी पर्सन को। नाउ तो मैंडेटरी इंजंक्शन वगैरह भी डाल सकता है कोर्ट। अब 33 ये बोलता है डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट इन एग्जीक्यूटिंग डिक्रीज फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। अब देखो, अगर कॉन्जुगल राइट्स के लिए कोई भी डिक्री पास करी है अगेंस्ट द हस्बैंड और जजमेंट डेटर बात नहीं मान रहा है, ओबे नहीं कर रहा है वो चीज़ को, तो फिर क्या हो सकता है? कोई कॉम्पनसेशन, पीरियोडिक कॉम्पनसेशन या पीरियोडिक पेमेंट के लिए एक पेमेंट फिक्स कर सकता है कि इतना आप हर महीने या हर हफ्ते दोगे, जो भी डिक्री होल्डर है उसे। कोर्ट ने कंपेल कर दिया, सब कुछ कर दिया, पर वो तब भी बात नहीं मान रहा है, तो एक पीरियोडिक पेमेंट के लिए कोर्ट बोल सकता है जजमेंट डेटर को। कोर्ट उस पीरियोडिक पेमेंट को कभी भी ऑल्टर भी कर सकता है या फिर अमाउंट इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, और उस पेमेंट को टेम्परेरी सस्पेंड भी कर सकता है। अब देखो, पेमेंट ऑफ मनी के जो भी रूल्स हैं, जैसे डिक्री पास हुई है फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, वही रूल्स एप्लीकेबल होंगे। मतलब उसे सिविल प्रिजन में डाल सकते हैं अगर उसने पेमेंट नहीं की तो, और उसका प्रॉपर्टी वगैरह अटैच कर सकते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह सेल भी कर सकते हैं। देन डिक्री फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इंडोर्समेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो 34 बोलता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट का या इंडोर्समेंट के ऊपर कोई डिक्री पास हुई है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के, तो कोर्ट क्या कर सकता है? जजमेंट डिक्री होल्डर को बोलेगा, अगर जजमेंट डेटर बात नहीं मान रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है डिक्री, तो डिक्री होल्डर को बोलेगा कि आप एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करके दो, उस डॉक्यूमेंट का जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है डिक्री की, उसके हिसाब से एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करके दो। फिर ड्राफ्ट किसको भेजा जाएगा? जजमेंट डेटर को भेजा जाएगा। फिर उस पर जो भी ऑब्जेक्शंस होंगे वो कोर्ट रिकॉर्ड करेगा। उसके बाद फिर पार्टीज़ को सुन के फिर डॉक्यूमेंट्स का जो भी एग्जीक्यूशन है डिक्री का वो करवाएगा, और अगर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उस डॉक्यूमेंट का तो उसको रजिस्टर करवाने के लिए ऑर्डर पास करेगा। देन डिक्री फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल हमने देख लिया। डिक्री ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कैसे एग्जीक्यूट होती है? उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिक्री होल्डर को डिलीवरी करवा के प्रॉपर्टी का
डिक्री फॉर रिमूवेबल प्रॉपर्टी का एग्जीक्यूशन हो सकता है बाय रिमूविंग एनी पर्सन हु रिफ्यूज़ेस टू वेकेट द प्रॉपर्टी। मतलब कि कोई भी पर्सन अगर प्रॉपर्टी छोड़ नहीं रहा है तो उसको रिमूव करके और डिलीवरी करवा सकते हैं प्रॉपर्टी की डिक्री होल्डर को। और अगर किसी की जॉइंट पोजेशन में प्रॉपर्टी तो फिर एक वारंट लगा सकते हैं प्रोक्लेमेशन कॉस्पियस पार्ट ऑफ द हाउस पे कि ये प्रॉपर्टी को वेकेट किया जाए। और अगर कोई उसमें वुमेन भी हैं जो मतलब जैसे पर्दा नशीन वुमेन होती हैं जो पब्लिकली अपीयर नहीं हो सकते तो उनको रीज़नेबल नोटिस दिया जाएगा, वार्निंग दी जाएगी टू वेकेट द प्रॉपर्टी और फिर उसके बाद प्रॉपर्टी का पोजेशन लिया जाएगा। देन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी इन ऑक्यूपेंसी ऑफ टेनेंट, अगर टेनेंट उसमें है, कोई किराएदार रह रहा है तो यही किया जाएगा। सेम चीज़ है कि ऑक्यूपेंट वही सेम वारंट कॉस्पियस पार्ट ऑफ द हाउस पे लगाया जाएगा और वेकेंट करने के लिए बोला जाएगा। देन डिस्क्रिशनरी पावर टू परमिट जजमेंट डेटर टू शो कॉज अगेंस्ट डिटेंशन इन प्रिजन। अब अगर कोर्ट को सिविल प्रिजन में डिटेन कर रहा है, जजमेंट डेटर बात नहीं मान रहा है और उसे सिविल प्रिजन में डिटेन कर रहा है, तो ऐसा नहीं जैसे क्रिमिनल कोर्ट में क्या करते हैं कि वारंट इशू कर देते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होता है, पहले नोटिस जाएगा उस पर्सन को अपीयर होने का कि आप अपीयर होइए और आप बताइए कि हमें क्यों आपको सिविल प्रिजन में नहीं डालना चाहिए। फिर वो कोर्ट पे अपीयर होगा और एफिडेविट के साथ, अगर कोर्ट को लगता है एफिडेविट के साथ उसे बताना चाहिए, जो भी रीजंस देने चाहिए, तो वो एफिडेविट के साथ भी दे सकता है। बट अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि जजमेंट डेटर भाग जाएगा तो फिर इस नोटिस की ज़रूरत नहीं है, फिर वो उसे अरेस्ट कर सकते हैं। देन वारंट टू अरेस्ट डायरेक्ट जजमेंट डेटर टू बी ब्रॉट अप। तो जजमेंट डेटर को कोर्ट में बुलाने के लिए भी वारंट इशू कर सकते हैं, पर अगर उसने कॉस्ट वगैरह सब पे कर दिया, जो भी अमाउंट था विद इंटरेस्ट उसने पे कर दिया, तो उसे रिलीज़ कर दिया जाएगा। देन सब्सिस्टेंस अलाउंस क्या होता है, तो जो भी अलाउंसेस होते हैं ना जजमेंट डेटर को अरेस्ट करने से लेके उसका रहना खाना पीना, वो सब डिक्री होल्डर को पे करना रहता है। तो जब तक वो पे नहीं करेगा कोर्ट में, जो भी जज ने बोला है जो भी कॉस्ट उसे पे करनी है, तब तक उसका जजमेंट डेटर का अरेस्ट नहीं हो सकता। तो यही है सब्सिस्टेंस अलाउंस रूल 39। तो इसमें मंथली अलाउंस भी फिक्स किया जा सकता है और ये इट हैज़ टू बी रेड विद सेक्शन 57। 1040 क्या बोलता है, प्रोसीडिंग्स ऑन अपीयरेंस ऑफ जजमेंट डेटर इन ओबीडियंस टू द नोटिस और अरेस्ट आफ्टर अरेस्ट। तो अगर उसने बात मान ली जजमेंट डेटर ने और अपीयर हो गया कोर्ट के सामने, तो सारे जो भी डिक्री होल्डर के क्लेम्स है वो उसके सामने रखेगा और जजमेंट डेटर को अपॉर्चुनिटी देगा टू बी हर्ड। और कोर्ट को ऐसा लगता है जजमेंट डेटर को किसी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट की कस्टडी में रखना चाहिए, तो वो कस्टडी में भी रख सकता है और उसे या तो 15 दिन के बाद छोड़ देगा कोर्ट या फिर उसको रिलीज़ कर देगा ऑन फर्निशिंग सिक्योरिटी लेके रिलीज़ कर देगा उस पर्सन को। रूल 43 बोलता है अटैचमेंट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन पोजेशन ऑफ जजमेंट डेटर। अगर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि अटैच है, where the property to be attached is movable property, अगर वो movable property है other than the agricultural produce, तो उसको क्या कर सकता है, the attachment shall be made by actual seizure, या तो उस प्रॉपर्टी को सीज कर लेंगे या अटैचिंग ऑफिसर कि किसी को उसकी कस्टडी दे देंगे ताकि वो उस प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सके, या फिर अगर वो प्रॉपर्टी डिके हो सकती है पेरिशेबल नेचर के, तो उसे सेल करने का ऑर्डर दे सकते हैं। देन कस्टडी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी,
तो मूवेबल प्रॉपर्टी को भी किसी रिस्पेक्टेबल पर्सन की कस्टडी में रख सकते हैं ताकि वो उसका देखभाल कर सके। तो अगर उस प्रॉपर्टी का कुछ भी डैमेज वगैरह होता है तो कस्टोडियन लायबल होता है, और जब भी कोर्ट बोलेगा उसे वो प्रॉपर्टी कोर्ट में प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। देन अटैचमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, तो उसका अटैचमेंट कैसे होगा? आप क्रॉप्स वगैरह को कोर्ट में तो नहीं ला सकते, तो उसका अटैचमेंट होगा कॉस्पियस पार्ट ऑफ द हाउस, जो जजमेंट लेटर का जो कॉस्पियस पार्ट ऑफ द हाउस है उस पर वारंट पेश करके और उस प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है जजमेंट लेटर को बेसिकली नोटिफाई करके। अब अटैचमेंट ऑफ डेट, शेयर और अदर प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट इन पोजेशन ऑफ जजमेंट लेटर, उसको कैसे अटैच करेंगे? डेट नॉट सिक्योर्ड बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वो भी जजमेंट लेटर का असेट ही है ना। अ शेयर इन कैपिटल ऑफ कॉर्पोरेशन, किसी कॉर्पोरेशन का शेयर लिया हुआ है, या अदर मूवेबल प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट इन पोजेशन ऑफ जजमेंट लेटर, तो उसका अटैचमेंट कैसे होगा? उस प्रॉपर्टी का पहले तो एक रिटन ऑर्डर जाएगा किसको? डेटर को, कि उसका कोई भी पेमेंट ना करे, उस डेट का कोई भी पेमेंट जजमेंट डेटर को ना दिया जाए। और अगर शेयर्स हैं तो प्रोहिबिट किया जाएगा कि उस शेयर का ना ट्रांसफ़र हुआ जाए ना डिविडेंड पे हुआ जाए। और मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उस पर भी प्रोहिबिशन लगा दिया जाएगा कि जजमेंट डेटर को ना दी जाए वो प्रॉपर्टी। और ये चीज़ अफिक्स कर दी जाएगी कॉस्पियस पार्ट ऑफ द कोर्ट हाउस पे, इसकी कॉपी। अगर डेटर को पे करना ही है तो वो कोर्ट में पे करके उस डेट से फ्री हो सकता है। देन नोटिस टू द गार्निशी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गार्निशी कौन होता है? जो कि जजमेंट डेटर को कुछ पेमेंट ओ करता है, जजमेंट डेटर को कुछ पेमेंट ओ करता है, वो होता है गार्निशी। मतलब जजमेंट डेटर को उससे पेमेंट लेना है। तो अब जजमेंट डेटर जो भी डिक्री होल्डर है उसे तभी तो पेमेंट कर पाएगा जब वो गार्निशी से लेगा। तो कोर्ट में इन केस ऑफ डेट कोर्ट क्या कर सकता है? नोटिस इशू कर सकता है गार्निशी को, हु इज़ लायबल टू पे सच डेट, कि या तो वो कोर्ट में पे कर दे या फिर जजमेंट डेटर को पे कर दे। और उसे कोर्ट में बुलाया जाएगा कि उसको रीज़न देना पड़ेगा। अगर वो नहीं करना चाहता ये पेमेंट तो उसे रीज़न देना पड़ेगा कि क्यों नहीं करना चाहता। एप्लीकेशन अंडर सब रूल 1 शैल बी मेड ऑन एफिडेविट। तो जजमेंट डेटर जो एप्लीकेशन देगा ना वो एफिडेविट पे देनी पड़ेगी, स्टेटिंग द बिलीफ ऑफ डिपोनेंट एंड गार्निशी इंडेटेड ऑफ द जजमेंट डेटर, कि मैंने किसी को पैसे दिए हुए हैं और उससे मुझे अगर पैसे मिल जाएंगे तो मैं आगे डिक्री सेटिस्फाई कर दूँगा। तो गार्निशी को कोर्ट में पेमेंट करना रहता है जनरली। द अमाउंट ड्यू टू हिम बाय टू द जजमेंट डेटर, जो अमाउंट उसे जजमेंट डेटर को देना है उसे वो कोर्ट में देना पड़ेगा। और फिर वो अमाउंट फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ डिक्री होल्डर उसके पास चला जाएगा और उसमें से कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन भी कट हो जाएगी। देन रूल 51 सेज अटैचमेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो अगर जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है अगर वो किसी पब्लिक ऑफिसर या कोर्ट की कस्टडी में नहीं है तो उसको सीज़ करके कस्टडी में लिया जाएगा। एंड इंस्ट्रूमेंट में भी बॉट इन कोर्ट, जो कोर्ट में उसको ले जाया जाएगा। देन अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन कस्टडी ऑफ कोर्ट और पब्लिक ऑफिसर। तो पब्लिक ऑफिसर को नोटिस दिया जाएगा कोर्ट का कि वो प्रॉपर्टी तब तक होल्ड करें जब तक कोर्ट का फर्दर ऑर्डर नहीं आ जाता। और अगर उस प्रॉपर्टी का टाइटल भी डिस्प्यूट में है तो वो टाइटल भी डिटरमाइन कोर्ट ही करेगा। देन अटैचमेंट ऑफ डिक्रीज। तो कोर्ट क्या कर सकता है? अगर डिक्री उसी ने पास करी है तो उस डिक्री को अटैच करवा सकता है, या किसी और कोर्ट ने पास करी है तो उस कोर्ट को नोटिस दे के अटैच करवा सकता है। और वो डिक्री अगर पेमेंट ऑफ मनी की है तो यहाँ ये वाली डिक्री अगर जजमेंट डेटर है उसको, वो जजमेंट होल्डर है उस डिक्री में, तो उसको पैसे मिलने वाले हैं उस डिक्री से, तो वो पैसे यहाँ पर वो देके इस डिक्री को सेटिस्फाई करेगा तो रिमेनिंग पार्ट वो रखेगा। तो ऐसा होता है 53। देन अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी।
अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का अटैचमेंट है तो ऑब्वियसली जजमेंट डेटर उसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज नहीं रखवा सकता, कुछ भी नहीं कर सकता उस प्रॉपर्टी के साथ, ना बेच सकता है ना उसे किराए पे कर्ज़े पे दे सकता है। और नोटिस कोर्ट हाउस पे भी लगेगा और प्रॉपर्टी पे भी लगेगा जहाँ पर वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। और अगर कलेक्टर उस डिस्ट्रिक्ट का है जिसके अंडर लैंड सिचुएटेड है तो उस कलेक्टर के ऑफिस में भी लगेगा। और 69 बोलता है एडजॉर्नमेंट और स्टॉपेज ऑफ सेल। तो कोर्ट रीज़न रिकॉर्ड करके या जो ऑफिसर सेल करवा रहे हैं वो रीज़न रिकॉर्ड करके एडजर्न कर सकता है सेल को। अगर प्रॉपर्टी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट में है, मतलब सिचुएटेड है विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट, तो एडजर्नमेंट नहीं हो सकता विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट। अब 30 दिन से ज़्यादा अगर पोस्टपोन हो गया है सेल ऑफ प्रॉपर्टी तो क्या करना पड़ेगा, फ्रेश प्रोक्लेमेशन देना पड़ेगा जजमेंट डेटर को भी, अनलेस जजमेंट डेटर अपनी कंसेंट वेव कर देता है तो। अब स्टॉप कब हो सकती है सेल, अगर पूरी कॉस्ट वगैरह जो भी डिक्री की जो भी डेट था, अमाउंट ऑफ डेट एंड कॉस्ट, वो अगर कोर्ट में पे हो गई है तो उसे स्टॉप किया जा सकता है। अब 97 बोलता है कि रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन टू पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर कोई भी रेजिस्ट कर रहा है, रोक रहा है परचेज़र को इमूवेबल प्रॉपर्टी पोजेस करने से या डिक्री होल्डर को इमूवेबल प्रॉपर्टी लेने से, तो वो कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकता है। तो कोर्ट उस एप्लीकेशन पे क्या करेगा, अरेस्ट कर देगा उस पर्सन को जो भी ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। इट हैज़ टू बी रेड विथ सेक्शन 74।